बहुत बड़े महान व्यक्तित्व, चाहे फिर वो हमारे महापुरुष हो या फिर आइडियोलॉजिस्ट लोग हो, आजकल मोटिवेशन स्पीकर चलते हैं जिनकी कॉस्ट पे मिलते हैं। आपने ऐसे आदर्श महापुरुषों को हमारे घरों के दीवारों को सजा रखा है तो बच्चे उनके आदर्शों को अपना करके संस्कारी और सभ्य बनेंगे, और ये हमारे समाज को सबसे ज़्यादा जरूरत है। जैसा कि अभी यहाँ खेताराम जी कालमा साहब ने जिक्र किया, मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें सबसे पहले शिक्षा को अपनाना होगा, क्योंकि शिक्षा से ही संस्कारों का निर्माण होगा, शिक्षा से ही सभ्यता का निर्माण होगा, और शिक्षा से ही हम हमारी सभ्यता और संस्कृति को बचा पाएंगे। अगर जिस घर में संस्कार नहीं है तो बाकी सारी चीज़ें व्यर्थ हैं, और उन संस्कारों का निर्माण ऐसे आदर्श व्यक्तित्व से होता है। हमें जिस परिवार में संस्कार होते हैं उस परिवार में शिकार कभी आएगा ही नहीं। जैसा कि खेताराम जी ने कहा कि अभी पिछले महीने में 9 शिकार के केस हुए और 9 के 9 बिल्लों के नाम आए उसमें। बहुत बड़ी दुखद चीज है ये। शराब और शिकार ने समाज को बदनाम किया है जगह जगह पर। शराब पीकर के नक्ताराम पड़ा है गली में, शराब नक्ताराम ने पिया है, गिरा हुआ नक्ताराम है, लेकिन आते जाते लोग क्या कहते हैं कि भीड़ पड़ा है। शराब पीने वाला आदमी अलग, बदनाम समाज हो रहा है। शिकार करने वाला आदमी कोई एक व्यक्ति है, गलती वो एक कर रहा है, लेकिन बदनामी पूरे देश में समाज की हो रही है। इस चीज को समझना होगा, और आप लोगों को ये प्रण करना है कि मेरी वजह से मेरे समाज का नाम नीचे नहीं होने दूंगा। ये प्रण लेकर के जाएं, तब तो इस प्रकार के कार्यक्रमों की सफलता है। वरना हम आए, तालियां बजाई, सम्मान समारोह किया, कुछ बातें अच्छी लगी, घर चले गए, भूल गए, तो कोई सार्थकता नहीं है। यहां से प्रण लेके जाए कि मेरी वजह से मेरे समाज का नाम कभी भी नीचा नहीं होने दूंगा। अगर मुझे मौका मिला तो समाज का नाम ऊंचा करूंगा, समाज का नाम रोशन करूंगा, और रोशन नहीं भी कर पाया, दाग नहीं कर पाया। और ये तभी होगा जब आप सभ्य और संस्कारी बन करके शिष्टाचारी जीवन शैली को अपनाएंगे, और उसके लिए सबसे पहली चीज है व्यसन मुक्ति। जिस आदमी ने व्यसन मुक्त हो गया है, नशा पता छोड़ दिया है, वह आदमी स्वतः ही संस्कारी बन जाता है। उसके आचरण में, उसकी बोली चाली में, उसके चाल चलन में, उसके रहन सहन में अपने आप परिवर्तन आ जाता है, और फिर उसके परिवार में स्वतः ही ये सारी चीजें पड़ जाएगी, क्योंकि उनके बच्चे, उनकी आने वाली पीढ़ियां वो सारी व्यसन मुक्त रहेगी। इन चीजों को हम यहाँ आज प्रण लेके जाएं, और साथ ही ये कोशिश करें कि अपने अपने घरों में महापुरुषों के चित्र लगाएं। वह चित्र हमारे आने वाली पीढ़ियों में चरित्र का निर्माण करेगी। और अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मंचासीन अतिथियों ने जैसा मुझे निवेदन चाहा, पहले भी कहा, अभी डॉक्टर साहब की भावनाओं की कदर करता हूँ मैं। जैसा कि आपने कहा, मैं पिछले आप सभी के आशीर्वाद से काफ़ी समय से यहाँ काम कर रहा हूँ। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि मैं बिना किसी पद प्रतिष्ठा के काम कर रहा हूँ, और यही बात मैंने अभी वाले भिलोड़ा डॉक्टर साहब प्रोग्राम हुआ तो वहाँ पर आप सभी जानते होंगे, अमर सिंह भाई चौधरी को कौन नहीं जानता। एक बार सांसद, 2 बार MLA रहे हैं, और 2 बार वो मंत्री भी रहे हैं। वो संस्थापक भी उसी मंच पे, अशोक भाई चौधरी भी उसी मंच पे, जिनकी दादी माँ ने महात्मा गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा बाई को जेल के अंदर पढ़ना सिखाया। ऐसी शख्सियत उस स्टेज पे थे अशोक भाई चौधरी, और मतलब सारे लोग, डॉक्टर, इंजीनियर्स, 2 IAS, 1 IRS, वो सब उस स्टेज पे थे। और वहाँ पर उस प्रोग्राम में न जाने उनको क्या सूझी, MP की टीम और उन सबों ने मिल करके मुझे उस कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए नाम प्रस्तावित किया, और राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी के लिए उन्होंने मेरा मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूं, मैं अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष समझता हूं, बिना पद के मैं काम करूंगा। तो उन्होंने कहा कि हम जिम्मेदारी दे रहे हैं, और जिम्मेदार आदमी जिम्मेदारी से भागने का काम नहीं करेगा। आप ऐसा नहीं करोगे, जिम्मेदारी से नहीं भागोगे। तो मजबूरन मुझे वो पद मिला, और आप सभी के आशीर्वाद से, समाज की वजह से मिला है, और उसकी मैं तहे दिल से नैतिकता समझ करके, मेरी मोरल ड्यूटी समझ करके उस जिम्मेदारी को निभाने का प्रयास करता हूं। लेकिन आप सभी लोगों के साथ में नीचे जांचों पे बैठ करके मैं अपने आप को बहुत बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूं, इसलिए मैंने आपकी काफ़ी अभी को ठुकराया था हमारा कालवा साहब। अब मैं इन DTF टीम के ऊपर संक्षिप्त प्रकाश डालना चाहूँगा। डॉक्टर साहब पिछले 5-7 महीने हो गए, मतलब एक युद्ध स्तर पे इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मैं इनकी काम की दाद देता हूँ, इनकी जो इच्छा शक्ति की कदर करता हूँ। मैं इनसे कई बार जब इन कार्यकारिणी का शुरुआत हुई
तो शुरुआत में सभी लोग 15 से, सिवाना से, समदली सभी पूछते थे कि नक्ताराम जी बीटीएस सेना है, हम इसमें जुड़े या नहीं जुड़े। मैंने कहा आप ऐसा कह करके मुझे एक धर्म युद्ध में या धर्म संकट में नहीं फंसाएं कि अगर मैं कहूँगा नहीं जुड़ो तो कहीं नक्ताराम जी ने कहा इसलिए नहीं जुड़े, और जुड़ करके कल गलत काम करोगे तो कहीं नक्ताराम जी ने कहा इसलिए जुड़े। मैंने कहा आप अपना विवेक का काम लें, आपको सोचने समझने की शक्ति दिए, आप सोचें, विवाद विचारें और उसके उद्देश्यों को पूछें कि आप किस उद्देश्यों को लेकर के काम करेंगे, आपके उद्देश्य क्या है, आपका कार्यशैली क्या रहेगी। अगर आपकी अच्छी लगे तो जुड़ जाओ, नहीं तो मत जुड़ो। किसी से पूछने की क्या जरूरत है, हमको विवेक दिया है ना। और उस विवेक का यूज करते हुए लोगों ने अपना काम शुरू किया और पूरे मनोयोग के साथ में ये लोग सारे जुड़े हुए हैं और पूरे तन मन धन से ये काम जो कर रहे हैं। दुआ करते हैं कि बहुत जल्दी ये गाँव गाँव ढाणी ढाणी तक एक ऐसी विचारधारा का निर्माण करें। जैसा कि अब सभी यहाँ आए, हम सभी जोहार बोल रहे थे, ये जो जोहार का उद्बोधन है, हम चाहते हैं कि आने वाले 10-12 साल में बुजुर्गों के रग रग में बस जाए, क्योंकि युवाओं के तो बस ही चुका है। और बुजुर्गों के इसलिए कि हम लोग ये कहते हैं जोहार का मतलब होगा पालनहार मेरी जय हो, पालनहार सजीव निर्जीव तमाम चीज़ों की जय हो, ये हमारा जोहार है। और इसका हिंदी डिक्शनरी में भी ढूंढोगे तो जोहार मतलब अभिवादन, नमस्कार करते हैं हम, वैसे नमस्कार ऐसे ही था। और ये कब था, जब राम नहीं थे, उससे पहले हम आदिवासी तो थे, क्योंकि राम की एक हिस्ट्री है, तो रामायण और गीता बताती है कि इस युग में ये राम आया। लेकिन आदिवासी की तो मतलब ये है कि मनुष्य के रूप में सबसे पहली उत्पत्ति आदिवासी था। तो राम नहीं था, उससे पहले हम जब मिलते थे तब क्या कहते थे, आज तो हम राम राम करते हैं, उससे पहले क्या करते थे, उससे पहले हम जोहार करते थे। जो रामायण में भी एक बार मिलता है, कहीं आता है, भरत जब जाता है तो वहाँ पर वो केवट जब उससे मिलता है तो कहते हैं अयोध्या के राजकुमार भरत को हमारा जोहार, ऐसा आता है। यानी वो पहले जोहार करते थे, लेकिन धीरे धीरे हम उसको भूल करके दूसरी संस्कृति में पड़ गए, तो हमको वो चीज़ वापस अपनानी होगी और वो जोहार करना होगा। किस लिए, वो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए, एक अलग पहचान के लिए। हम जहाँ कहीं भी जा रहे हैं, अगर आपने जोहार कर दिया और मैं आपको नहीं पहचान तो मैंने सुन लिया, तो मुझे पक्का लगेगा कि ये पक्का आदिवासी है और मैं आपसे भी जोहार करूँगा। राजपूत चाहे वो राजस्थान का हो या मध्य प्रदेश का हो या दिल्ली का हो, जब भी मिलता है तो आपस में जय माता जी की बोलता है। विष्णु लोग नून प्रणाम करते हैं, जय जाम्बोजी करते हैं, ये उनकी एक अलग एक पहचान है। या जय जिनेंद्र मंगलाराम जी शायद है ना, ऐसा ही कुछ बोलते हैं जितने भी जैन लोग बोलते हैं। और हमारे एक अलग पहचान नहीं है, हम आदिवासी हैं। हर आदिवासी हर एरिया के अलग अलग लोकेलिटी लेके बैठा है। आपने देखा होगा मीणों की एक जो पहचान है वो उस क्षेत्र की पहचान है, हमारा पहनावा बोली चाली हमारे क्षेत्र की पहचान है। इसी प्रकार एमपी की जो वो उसकी क्षेत्र की है, लेकिन सभी की एक पहचान है, वो है जोहार। आप चाहे आप छत्तीसगढ़ में चले जाइए, चाहे आप उड़ीसा में चले जाइए, चाहे आप कहीं भी घूमिएगा इंडिया के किसी भी कोने में जाइए, जहाँ भी आदिवासी है वो जोहार उद्बोधन करते हैं। वहाँ का लोकल भी है लेकिन जोहार यूनिक है। तो ये हमारा जोहार है और हम चाहते हैं इसको हम पुराना, जैसे बुढ़िया लोग है, कई बार जाते हैं कि कहाँ जा रहे तो कुड़ी तो खेतर हम हमारा जोहार रखे, बुढ़िया लोग कहते हैं। और बनिए की दुकान पे जाते तो कहते सेठा जोहार साहब, हमारे यहाँ तो आज भी करते हैं। हमारे बुजुर्ग जाते हैं तो बाजार पे जाते बनिए के पास कहते सेठा जोहार साहब। उनका समझने का ये है कि सेठ हमारा पेट पालते इसलिए उनको हम जोहार सा करते हैं, जबकि उसको तो पैसे दे के ले आते हैं। और या फिर दूसरा एक और हमारा जोहार है, जिंदा है आज भी। आपने देखा होगा शादी ब्याह में हम जाते हैं, दूल्हा जब शादी करके दूसरे दिन जब वो सुबह होती है तो जाता है अपने काके ससुर उनके घर पे ज्वारी फिरने जाता है। वो ज्वारी नाले लेने या 10 रुपये लेने नहीं जाता है, वो उनका शुक्रिया अदा करने जाता है कि जोहार आपका, कि आपने अपनी कुल की पेटी मुझे दी, मेरा कुंभा बढ़ाने के लिए आपका जोहार, उसे ज्वारी फिरना कहते हैं। तो ये हमारा जोहार तो सदियों पुराना है। मैं चाहूँगा आज का ये कार्यक्रम भी किसी के सहयोग की बदौलत हुआ है। उन भामाशाहों के लिए जोरदार तालियां जो लोग इस प्रकार वापिस मुहिम चलाई थी। मैंने जैसे आपसे चर्चा की थी, हमारा एक लड़का जो MBBS में चयनित हुआ, उसने पहले स्टेट काउंसलिंग कराई, अजमेर कॉलेज मिली, और फिर उसका जो है नेशनल काउंसलिंग में एम्स में नंबर आ गया। तो उस बच्चे के दिमाग में जगह एम्स है तो मैं एम्स जाऊँगा, लेकिन गवर्नमेंट का एक रूल्स है, जिस कॉलेज में आपने पहले काउंसलिंग करा ली वहाँ से अगर आप नाम विड्रॉल करते हैं तो उसकी दूसरी डोज नहीं, इसलिए वो 5 लाख रुपये का बॉन्ड भरना पड़ता है। तो उस बच्चे ने मुहिम छेड़ी कि मैं मुझे 5 लाख रुपये सहयोग कर दी, तो 2 लाख रुपये मैंने मेरे गाँव वालों से मिलकर किए, 3 लाख रुपये कम पड़ रहे हैं, आप सभी सहयोग करो तो मेरे को एम्स में एडमिशन मिल सकता है। केदाराम जी हमने थोड़ी मुहिम चलाई, फिर मैंने सलाह के तौर पे कुछ विशेषज्ञ लोगों से पूछना चाहा कि ये क्या है, तो अच्छे डॉक्टर्स लोगों से जो सलाह दी उन्होंने एक सलाह दिया कि आप MBBS किसी भी कॉलेज में करो, वो मायने नहीं रखती है, और उसके बाद जो MBBS में आपकी मेरिट मिलेगी, उससे आप जब MS करोगे या स्पेशलिस्ट पढ़ने के लिए जाओगे तो वो अगर आप एम्स में नंबर आ गया
तो अच्छा रहेगा। ऐसे उसको समझाया तो मान लिया और बच्चा जो है कि अच्छी जगह वहीं MBBS कर रहा है। पर भविष्य में किसी बच्चे को जरूरत पड़े, वो IAS की कोचिंग के लिए जाना चाहता है, MBBS की कोचिंग के लिए जाना चाहता है, IIT के लिए या डॉक्टर्स के लिए या किसी भी जुडिशरी लाइन में जाना चाहता है, तो पैसे की जरूरत पड़ती है। ये भील समाज शैक्षणिक शोध संस्थान आप सभी के आशीर्वाद से 5 साल से काम कर रही थी, अभी वो राज्य स्तर पर रजिस्टर्ड हो गई है और ये संस्था इस प्रकार की गोद लेकर के उनका सहयोग करती है। तो उसमें कुछ भामाशाह जो हमेशा सहयोग करते हैं। अभी BTS सेना का इसमें बहुत ही अच्छा योगदान है, जिसमें बूढ़ाराम जी बुढ़ीवाड़ा की तरफ से भी 1100 रुपये, अभी यहाँ बैठे हैं देवाराम जी काफ़ी जुनून लेकर के इन्होंने भी 1100 रुपये दिए। इसी प्रकार फौजी प्रहलाद जी जो बैठे 2000 रुपये दिए। ये पैसा जो है वो संस्थान में देने की जो इनके अंदर एक जिज्ञासा और भावना पैदा हो रही है, ये समाज को एक दिन नई ऊंचाइयां देगी। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हमारे इस क्षेत्र से IAS IPS निकले और वो सब आप सबके सहयोग से निकले। इसके लिए आप अपने अपने क्षेत्र में जितना बन पड़े उतना सहयोग करेंगे तो समाज एक दिन नई दिशा और दशा देगा। दूसरा, केदाराम जी मैं निवेदन चाहूँगा, हम जैसे पढ़े लिखे नौकरी पैसा दोगे तो एक हर एक का एक क्राइटेरिया होता है। आप स्वतंत्र लोग हो, आप कहीं धरना प्रदर्शन दे सकते हो, आप कहीं भी प्रत्यक्ष लड़ाई लड़ सकते हो, और हम लोग शिक्षा के लिए जागरूकता के लिए काम कर सकते हैं। कई बार ये भी चीज़ें सुनने को मिल सकती हैं कि साहब ये बड़ा मोटा समाज का सेवक फिरड़ा फिरे कभी धरने मत तो आता को नहीं, धरणों देता को नहीं, या किसी का लड़ाई में आता ही को नहीं। तो साहब ये हमारी थोड़ी, मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी मजबूरी है, हम कर्मचारी लोग हैं, हम कर्मचारी लोग धरना नहीं दे सकते, हम कर्मचारी लोग प्रत्यक्ष लड़ाई नहीं लड़ सकते। तो उस चीज़ को आप समझ सकते हैं। तो इस प्रकार का दुष्प्रचार नहीं करके हम एक प्रेम भाव बढ़ाएं कि जिसकी जैसी जिम्मेदारी और जिसकी जितनी कैपेसिटी है वो उतना काम करेगा। तो पढ़े लिखे लोगों और विशेषकर युवाओं से मैं हमेशा कहता हूं कि आप पहले पढ़ाई, कैरियर निर्माण करें। कैरियर में हो सकता है आप रमेश जी की तरह बिजनेसमैन बन जाए। आपके सामने बैठे हैं, इनकी पढ़ाई नहीं है, नौकरी नहीं, लेकिन हम नौकरी वालों को पछाड़ देंगे। भामाशाह के तौर पे इनकी कोई सानी नहीं है। बंसीलाल जी बैठे हैं सामने, भामाशाह के तौर पे मेरे हिसाब से कर्मचारी से सबसे ज़्यादा योगदान ये करते हैं। कर्मचारी नहीं है लेकिन आपने अच्छा अपना बिजनेस खड़ा कर दिया, तो सबसे ज़्यादा योगदान करते हैं। जहाँ जहाँ भी जरूरत होती है, मैंने तो 3-4 प्रोग्रामों में देखा सबसे ज़्यादा उसमें योगदान बंसीलाल जी का है। तो पहले आप बिजनेस में या कहीं रोजगार में मजबूत हो गए तब समाज सेवा होगी। भूखे पेट भजन ना हुए। तो एक अच्छा धंधा नहीं है, अगर नौकरी में जाना चाहते हो एक अच्छी नौकरी पैदा करें, फिर समाज सेवा में जुड़ें। अगर अभी आपको समाज सेवा का चस्का चढ़ गया तो ऐसा टाइम आएगा ना तो आप घर के रहोगे ना घाट के, ना तो नौकरी लगेगी ना फिर धंधा होगा। तो ऐसा भी नहीं करें, कम से कम अपने आप को भविष्य सिक्योर करें। आप सभी ने इतने मनोयोग से सुना, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं आपका दिल की अनंत गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ, विराम दूंगा। आप सबने जितने प्यार से सुना उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।